अब यही है मायका तेरा। ये कहानी शुरू होती है स्नेहा के घर से, जहाँ लड़के वाले उसे देखने आए थे। आप तो कुछ ले ही नहीं रही है गीता जी। आप हमें खाना खिला खिला कर अपने कर्जदार बना रहे हैं कि फिर चाह कर भी हम ना आ सके। ऐसा नहीं होता ना भाई साहब कि हम आपका खा ले और आपकी बेटी को ना करके चले जाए। रुक जाइए, खाना खाने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ अपने बेटे के लिए स्नेहा को देखने आए हैं। और बताओ बेटा, कितनी पढ़ी हो तुम? मैंने बीए किया है अंकल जी। अच्छा, अब बीए किया है तो जरा एक बैंक में खाता खुलवाने के लिए एप्लीकेशन लिख कर दिखाओगी? कांपते हुए हाथों से स्नेहा एप्लीकेशन लिखना शुरू करती है। हो गया, लिख लिया। और कितनी देर लगेगी बेटा? क्या कर रही है भई ये स्नेहा? सभी की नजर इसी के ऊपर है, कहीं इसकी इस हरकत से ये रिश्ता हाथ से ना चला जाए। हो गया अंकल जी। बैंक मैनेजर की स्पेलिंग में एम कैपिटल होता है ना बेटा, ये नहीं पता आपकी बेटी को, और आप कहते हैं इसने बीए किया है। खैर, शादी के बाद कौन सी पढ़ाई काम आने वाली है भाई साहब? आप घर के कामकाज के बारे में पूछिए ना। हाँ भाई साहब, घर के कामों में तो एक नंबर है मेरी बेटी। पूछिए गीता जी, ये भी देख लेते हैं। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा पूछ। चाय पत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हुई ना बात, मुझे पता था मेरा बेटा कुछ ऐसा ही पूछेगा। अरे भाई, मेरे बेटे का विदेश आना जाना लगा रहता है, अगर उसकी बीवी को ये भी ना आए तो क्या फायदा शादी करने का। टी लीव्स। जरूरी नहीं कि मैं शादी के तुरंत बाद तुम्हें अपने साथ बेंगलुरु ले जाऊं। 6 महीने, साल भर या उससे भी ज्यादा समय के लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स के साथ रहना होगा। रह लोगी? क्यों नहीं, रह लूंगी ना, बिल्कुल रह लूंगी। ये सुनकर फुसफुसाते हुए प्रेम अपनी माँ से कहता है। लड़की तो ठीक है मम्मी, आप बात आगे बढ़ा सकती हैं। वैसे मुझे तो लड़की ज्यादा समझ नहीं आई है, पर ठीक है, बताइए कितना दे पाएंगे आप भाई साहब? अब आपके घर का नमक खा लिया है तो ना करते तो बन भी नहीं रहा। आप जो बोले बहन जी। फिर 25 लाख पर डन करते हैं, ठीक है ना प्रेम बेटा? 25 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे बहन जी? हम मिडिल क्लास लोग हैं। एक बात पर राहत कीजिए विमला जी, अभी तो आपने कहा जो मैं बोलूं और मेरे बोलते ही आपके हाथ तंग हो गए। वैसे तो मार्केट में मेरे बेटे को लोग 40 लाख देने को तैयार है, पर बस आप लोगों से बात हो गई इसलिए हम मान गए। अरे भाई, आप किस सोच में पड़ गए आप लोग? अगले महीने कनाडा जाना है प्रेम को। अब अगर वो जाएगा तो अपनी बीवी को छोड़कर तो जाएगा नहीं। आए दिन हवाई जहाज में उड़ेगी आपकी बेटी। क्या ठाट बाट होंगे स्नेहा के, जिसका तो कुछ कहना ही नहीं। अब इतना सब पाने के लिए कुछ तो खर्च करना ही होगा ना। सीता फुसफुसाकर विमला से कहती है। बहन जी ठीक कह रही है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला। मैं अपने गहने बेच दूंगी तो हो जाएंगे पैसे इकट्ठे। ठीक है बहन जी, हम कर लेंगे मैनेज। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। और स्नेहा के परिवार वाले पैसे इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को इस तरह लड़के वालों के पास जाता देख स्नेहा कहती है, क्यों देनी है पाई पाई उन लोगों को मम्मी? सामने से कौन पैसे मांग लेता है? मुझे तो ये लोग ठीक नहीं लगते। लड़का अभी कह रहा है कि मुझे साथ नहीं रखेगा, बाद में अगर वहां सेटल हो गया और लौटा ही नहीं तो? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जमाना बदल गया है। लड़के ना जानबूझकर ऐसे टेढ़े सवाल पूछते हैं लड़की का मन टटोलने के लिए, जिसमें तू पास हो गई है। अब तो फिक्र मत कर। और ये शादी ना करने के बाद मेरे सामने तो कह दी, अपने पापा के सामने भूल कर भी मत कह देना, वरना तू जानती है उनका गुस्सा। माँ के आगे बेटी की कहाँ चलती। वो बेचारी भी अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है और आखिरकार हो जाता है स्नेहा और प्रेम का मिलन। शादी की पहली रात अपने कमरे में घूंघट ओढ़कर स्नेहा अपने पति का इंतजार करती रह जाती है, पर हमारे प्रेम भाई साहब तो 2 बजे तक कमरे में ही नहीं आते। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, अब तो बाहर से आवाज भी नहीं आ रही। लगता है सब सो गए, इन्हें फोन करूं क्या? और स्नेहा डरते डरते अपने पति के नंबर पर फोन लगाती है, पर प्रेम का नंबर बिजी आता है। आधे घंटे बाद प्रेम फोन पर बात करता हुआ कमरे में आता है। अरे तुम अब तक सोई नहीं हो? तुम सो जाओ, मुझे वक्त लगेगा। और अभी अभी हुई शादी के बाद भी अपनी बीवी को तवज्जो ना देकर प्रेम फोन पर बात करता हुआ दूसरी ओर करवट ले लेता है। ऐसा तो नहीं होता, ऐसे क्या बात करनी इन्हें जो सुहागरात के वक्त भी खत्म नहीं हो रही है।
अगली सुबह जैसे ही स्नेहा की आंख खुलती है, वो देखती है प्रेम बिस्तर पर है ही नहीं। और जब तक स्नेहा बिस्तर से उठती है, उसकी सास पहले ही कमरे में आ जाती है। क्या फायदा तुम्हारे इस रूप का, जब अपनी सुहाग रात के दिन भी अपने पति को कमरे में रोक ना सकी तुम। पूरी रात हॉल में इधर उधर टहल रहा था मेरा बेचारा बेटा। इनसे पति संभलते नहीं, फिर कहती है पति ने छोड़ दिया। पर मम्मी, शायद वो ऑफिस की कॉल पर। अब सुबह सुबह मुझे कुछ नहीं सुनना, तैयार होकर बाहर आ जा, मेहमान आते होंगे मुंह दिखाई की रस्म के लिए। और हाँ, खाने में कुछ ऐसा बनाना जो प्रेम को पसंद हो। उसकी पसंद का खाना ना हो तो वो खाता नहीं। स्नेहा फौरन प्रेम की पसंद नापसंद अपनी सास से पूछकर उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेती है। दाल मखनी, तवा रोटी, खीर और दम आलू। जरा टाइम तो लगेगा, पर क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। तो पेट से रास्ता बनाने की जिम्मेदारी तेरी है स्नेहा, लग जा काम पर। और बिना देरी किए स्नेहा कमर कस लेती है और अपने पति को खुश करने के लिए अपनी पहली रसोई की तैयारी में जुट जाती है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही स्नेहा सारा खाना तैयार कर लेती है। तभी हॉल से उसकी सास उसे आवाज देती है। अरे बहू, मेहमान आए नहीं कि रसोई में जाकर बैठ गई। सब क्या सोचेंगे कि हम कल की आई बहू से काम करवा रहे। पसीने से भीगी, सर पर लगे आटे को पोंछती हुई स्नेहा रसोई से बाहर आती है। मानना पड़ेगा तेरे डर को गीता। जहाँ मेहंदी का बहाना करके 15-20 दिन बहुएं रसोई में नहीं जाती, वहाँ तेरी कल की आई बहू अभी अभी ही रसोई में चली गई। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं बस, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आई। सज धज कर बैठी थी वो विमला। वो क्या ना, मेहमानों के आने में देर हो रही थी तो मैंने सोचा जरा इसे पहली रसोई की तैयारी का नमूना दे दूं। वो क्या है ना, आजकल की लड़की है, इसे खाना बनाना कहाँ आता है, वही यूट्यूब से देखकर सीख रही थी। स्नेहा तैयार होकर बाहर आती है और उसकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है, जो पूरे 2 घंटे चलती है। जैसे ही मेहमान अपने घर लौटते हैं, स्नेहा फौरन खाना दोबारा गर्म करके टेबल पर लगा देती है। खाकर देखते हैं खाना कैसा बना है। हमारी बहू ने बनाया है, खा ले प्रेम। पर पहला निवाला मुंह को लगाते ही प्रेम खाने की प्लेट को आगे सरका देता है। आपको पता है ना मम्मी, मैं दोबारा गर्म किया हुआ खाना नहीं खाता। मैं निकलता हूँ ऑफिस। ऐसे तो पूरे दिन की छुट्टी ले ली थी मैंने, सोचा था आज घर पर आराम करूंगा, पर लगता नहीं कि घर पर मेरा मूड कुछ सही रहेगा। ले, कर दिया ना मूड खराब मेरे बेटे का। पर मम्मी जी, वो मेहमान आ गए थे ना। चुप हो जा, बकवास ना कर। और इतनी मेहनत के बाद भी स्नेहा को अपने पति और अपनी सास के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिससे स्नेहा का दिल टूट जाता है। रोती हुई स्नेहा अपनी माँ को फोन लगाती है। कौन सा पति सुहागरात में अपनी पत्नी के कमरे में नहीं रहना चाहता मम्मी। इस बात को भी मैंने टाल दिया। इनके लिए इतने मन से खाना बनाया, पर मैं क्या करूं, अगर मुंह दिखाए के लिए उसी वक्त मेहमान आ गए तो। खाना दोबारा ही तो गर्म कर सकती थी, फिर से थोड़ी ना बनाती। बना भी देती, पर प्रेम को भूख लग रही थी और इतनी सी बात पर खाना छोड़कर प्रेम बाहर चले गए। बात बात पर ना घर से चले जाते हैं मम्मी। बाप रे बाप, बेटा अगर ससुराल की चीजों में इस तरह नुक्स निकालेगी तू, तो कैसे चलेगा ये रिश्ता। पहाड़ पार हो जाता है पर सुई रह जाती है। वो तेरा मायका नहीं ससुराल है, अब जो है वही है तेरा। तू इन चीजों को एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे। मन से लगा कर बैठेगी तो जीवन भर रोती रहेगी। और जहां तक रही दामाद जी के कमरे में ना रहने की बात, तो क्या बताऊं, तेरी दादी के डर से तेरे पापा तो 1 महीने तक कमरे में ही नहीं आते थे। अरे भाई, इसे तो कायदा कहते हैं, बड़ों का कायदा। आंखों की शर्म है जवाई जी में, वरना आजकल के लड़कों की आंखों में शर्म कहाँ रह गई है। ये सुनकर मुझे तो विश्वास हो गया कि तेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई है बेटा। और दिन भर पति कमाएगा तो खाने की फरमाइश तो करेगा ही। एक काम की ही तो जिम्मेदारी है तुझ पर, वो तो संभाल ले। अब ये छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन मत करना। स्नेहा न यहाँ की रह गई थी न वहाँ की, ना उसका पति उसका सुनता था, ना उसकी सास, और अब तो उसकी माँ ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। एक सुबह, मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली है मम्मी, मैं बेंगलुरु निकल रहा हूँ। वैसे मुझे कनाडा भी निकलना है, तो वहीं के वहीं चला जाऊंगा। स्नेहा, पापा मम्मी का ख्याल रखना। और प्रेम अपना बैग उठाकर बेंगलुरु के लिए निकल पड़ता है। जाने के बाद शुरुआत के कुछ महीने तो प्रेम अपने घर पर 20,000 रुपए भेज दिया करता, जिसमें से ही स्नेहा को खुद के खर्चे, घर का राशन, दूध, काम वाली की पगार, सास ससुर की दवाई और बाकी सारे खर्चे निकालने पड़ते।
पर कुछ महीने बाद कनाडा पहुंचते ही प्रेम पैसों को 20,000 से सीधा 5,000 कर देता है। पैसों की प्रॉब्लम होने के कारण अब स्नेहा को भी ऑफिस ज्वाइन करने का सोचना पड़ता है। हाँ तो कर ले ज्वाइन ऑफिस, किसने मना किया है? बीए तो कर ही रखा है तूने। वहाँ तेरा पति पैसों की तंगी से गुजर रहा है और यहाँ तू अभी सोच रही है। वैसे भी आधे से ज्यादा पैसा खर्च तो तेरी लाली लिपस्टिक में होता है। हमें क्या है, जब जहाँ जाना है जा, बस हमारे लिए 3 वक्त का खाना बना कर जा। और स्नेहा ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अपने सास ससुर के लिए नाश्ता, दोपहर का खाना बनाकर वो ऑफिस पहुंचती और वहां भी मन लगाकर काम करती। वाह स्नेहा जी, इस बार भी सबसे पहले प्रोजेक्ट आपने ही कंप्लीट कर लिया। थैंक यू मेहुल जी। पर आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं दवाई ला दूं? नहीं मेहुल जी, मैं आपसे और मदद नहीं ले सकती। मेरे पास तो काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इस नए से ऑफिस में मुझे कंफर्टेबल फील करवाया आपने। कितनी बार मुझे काम भी समझाया है। अब मैं आपसे और कितनी मदद लूं? हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं स्नेहा जी। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल आप मेरी मदद कर दीजिएगा। और मेहुल इस तरह हर वक्त स्नेहा का ख्याल रखता। जहाँ ऑफिस में स्नेहा को तवज्जो मिल रही थी, वहाँ उसका पति प्रेम धीरे धीरे अब उसके फोन तक का रिप्लाई करना बंद कर रहा था। एक रोज लंच के वक्त स्नेहा के फोन पर प्रेम का मैसेज आता है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है तुम्हारे अलावा। यू आर फ्री टू गो वेयर एवर यू वांट। अब इन्हें क्या हो गया? ये रह रहकर ऐसे मैसेज क्यों कर देते हैं? घबराती हुई स्नेहा प्रेम को कॉल लगाती है, पर प्रेम फोन उठाता ही नहीं। स्नेहा को इस तरह घबराया देख मेहुल उसके पास जाता है। 1 साल तो तुम्हें ऑफिस में काम करते हो गया स्नेहा। आज तक तो हम में से किसी ने भी तुम्हारे पति को नहीं देखा। ऐसा क्या काम करता है वो? मुझे तो बस ये पता था कि वो इंजीनियर है। उसी से रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे। शायद काम का बहुत प्रेशर होता होगा। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो पति को पत्नी से बात करने से भी रोक रहा है? तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह तुम्हारे सास ससुर तुम्हें टॉर्चर करते हैं, और तुम्हारा ये पति जो पति कहलाने के लायक भी नहीं है, किस तरह तुम्हें यूजलेस फील करवाता है? अरे छोड़ दो इस जिम्मेदारी को स्नेहा। दुनिया बहुत बड़ी है। एक बार एक गलत रिश्ते में फंस गई, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिंदगी भर वहीं फंसी रहोगी। मैंने कोशिश की थी बाहर निकलने की, पर मम्मी कहती है अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा मायका है, और अगर मम्मी जी से कुछ कहूँ तो वो कहती है ये सब मेरी ही गलती है। उन्हें तो बस मुझसे पैसे चाहिए ताकि उनके खर्चे निकल सके। इतना सब जानने के बाद भी किस चीज का इंतजार कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे पति ने शादी भी कर ली होगी कनाडा में। अब वो वापस नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, पर मैं किसी को पसंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। करूँ भी तो कैसे? मैंने तुम्हें जो पसंद कर रखा है। हीरे को देखने के बाद सोना मन को कहाँ भाता है? पर स्नेहा हाँ करती भी तो कैसे? बिना कुछ सोचे समझे स्नेहा मेहुल को इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, पर मेहुल भी मानने वालों में से नहीं था। वो हर संभव कोशिश करता जिससे वो स्नेहा को मना सके। ये लीजिए स्नेहा जी, बात कीजिए फोन पर। मेरी मम्मी है, अपने होने वाली बहू से बात करना चाहती हैं। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर लगे हुए हो मेहुल? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ जिसका कोई भविष्य नहीं है। तुम तो कंवारे हो, आराम से तुम्हें कोई भी कंवारी लड़की मिल जाएगी। पर मुझे तुम ही चाहिए तो? अच्छा, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? अब पार्लर जाकर आऊं क्या? नो मिस नो। वैसे तो स्नेहा को भी मेहुल पसंद आने लगा था, पर वो करती भी क्या? वो कैसे रिश्ते में फंस चुकी थी जहां से निकलना अब उसके लिए संभव ही नहीं था। सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। जब तक प्रेम की असलियत स्नेहा जी की आंखों के सामने नहीं आती, वो इस फालतू की जिम्मेदारी को ढोती ही रहेंगी। और प्रेम की सच्चाई का पता करने मेहुल कनाडा निकल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि प्रेम का तो ऑलरेडी एक 4 साल का बच्चा है। कितना बड़ा फ्रॉड निकला ये लड़का। इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी इसने स्नेहा से। अब स्नेहा मुझसे शादी करे या ना करे, मैं उसकी शादी तो तुड़वा कर ही रहूंगा। प्रेम ऑलरेडी मैरिड था। इसके बावजूद दूसरी पत्नी रखने के गुनाह पर मेहुल प्रेम को नोटिस भिजवाता है और पुलिस को लेकर पहुंच जाता है गीता और संतोष के पास। ये सब क्या है मेहुल? सच्चाई आप बताएंगी आंटी जी, या पुलिस वालों को कह दो वो खुद ही निकलवा लें? आंटी जी पहले से जानती थी कि मेहुल का किसी लड़की से अफेयर है और वो मेहुल के बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, पर उसका दिमाग उस लड़की से हटाने के लिए आंटी ने उसकी शादी तुमसे करवा दी।
और अभी भी आंटी को पता है कि प्रेम क्यों वापस नहीं आना चाहता। इन सब ने मिलकर तुम्हें उल्लू बनाया है। और मेरी बहू के आशिक, तुझे क्या लगता है मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ? अरे सर, पहले आप इस लड़के को पकड़िए। मैंने कई बार इसे मेरी बहू के आसपास चक्कर काटते हुए देखा है। इसका इरादा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या बहू, तू ही बता, प्रेम कभी तेरे साथ गलत कर सकता है क्या? प्रेम ने रजिस्टर्ड मैरिज की है, पेपर हमारे सामने है। प्रेम पर तो केस चलेगा, पर उसकी मदद करने के लिए आप दोनों पर भी चलेगा, क्योंकि ये बात हमें खुद प्रेम ने बताई है कि आप ही ने कहा था उसे कि कैसे स्नेहा को लटका कर रखे ताकि एलिमनी के अमाउंट भी ना मांग सके। इसलिए आपने अपनी बहू को पैसे कमाने की मशीन बना लिया, जो आपके और आपके पति के खर्च चलाती रहे। स्नेहा जी, आप चाहे तो एलिमनी भी डिमांड कर सकती हैं अपने पति से, क्योंकि ये आपका हक है। हर तरफ से जब थपेड़े खाकर स्नेहा टूट जाती है तो उस वक्त उसे सहारा देता है मेहुल, और बिना देरी किए मेहुल बैंड बाजी के साथ स्नेहा को अपने घर दुल्हन बनाकर ले आता है। और इस दिन के बाद स्नेहा के चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं जाती।